हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। बहुत ही सरल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्री और मेंस के दृष्टिकोण से इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात को समझेंगे और उसके बाद आने वाली 2 क्लासेस में हम साइक्लोन को डिटेल में समझेंगे और जो है साइक्लोन के जो 2 प्रकार हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, उन दोनों साइक्लोन पे हम अलग अलग क्लास करेंगे क्योंकि वो अलग अलग आपसे पूछे भी जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन ईजी है, समझना भी आसान है और प्री में कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे। सबसे पहले अगर आप पीछे की क्लास में जब हम वायु दाब की पेटियाँ और पवनों का प्रवाह पढ़ रहे थे, यानी विंड्स को पढ़ रहे थे, प्रेशर वेल्ट्स को पढ़ रहे थे, तब कुछ हमने जिक्र किया था कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जो विंड्स हैं, पवनें हैं, वो चलती हैं। तो चलिए संक्षिप्त में उसे थोड़ा सा समझते हैं ताकि आप चक्रवात को समझ सकें। जब हम बात करते हैं पवन यानी विंड्स की, तो पवन कई प्रकार की हमने आपको पढ़ाई हुई। उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के पवन का हमने जिक्र किया था कि एक फर्स्ट टाइप होती हैं, सेकेंड टाइप होती हैं और थर्ड टाइप होती हैं। फर्स्ट में हमने आपको प्राइमरी विंड्स बताया था जिनको हम हिंदी में सनातनी पवनें कहते हैं। एक होती हैं सनातनी पवनें, इनको प्राइमरी विंड्स कहा जाता है या प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है, परमानेंट विंड्स कहा जाता है। दूसरी जो सेकेंड टाइप होती हैं यानी द्वितीयक पवनें होती हैं, उनमें मौसमी हवाएं होती हैं, जैसे मानसून है और उसी में चक्रवात जैसी हवाएं भी होती हैं जो एक निश्चित समय के लिए आती हैं हवाएं। ये जो सनातनी पवनें हैं, प्राइमरी विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स इनको कहा जाता है, प्राइमरी विंड्स। ये तो परमानेंट चलती रहती हैं ग्लोब पे, यानी हमारी पृथ्वी पे ये हवाएं निश्चित रूप से चलती रहती हैं, इनको हम अभी समझेंगे भी। जो सेकंड होती हैं इनको मौसमी कहा जाता है, यानी मौसम के हिसाब से मौसमी पवनें होती हैं, ये सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी विंड्स। इनमें जैसे भारत में आने वाला मानसून है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आता है, इसी में चक्रवात हैं, प्रतिचक्रवात हैं, इनको भी हम पढ़ते हैं। और तीसरे प्रकार की विंड्स जो टर्सरी यानी तृतीयक विंड्स हैं, उसमें हम लोकल विंड्स की बात किए थे कि क्षेत्रीय पवनें आती हैं। क्षेत्रीय पवनें कुछ लोकल कारणों से बनती हैं और इन पे भी हम डिटेल क्लास कर चुके हैं, यानी विंड्स को आप डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। तो जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, सनातनी पवनें हैं, स्थायी पवनें हैं या प्राइमरी विंड्स हैं, इनको थोड़ा सा हम समझें कि किस प्रकार से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रूप से पढ़ सकते हैं। ये हमारा अर्थ का डायग्राम, और बीच में हम जानते हैं कि जब हम मध्य में काल्पनिक लाइन जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, यानी विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त ये लाइन होती है। विषुवत वृत्त पे वर्ष भर सूरज जो है वो सीधा पड़ता है, उसकी किरणें, इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। इसीलिए यहाँ से क्या होता है, विषुवत वृत्त पे हमेशा लो प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, यानी इस तरह से ऊपर की तरफ हवाएं उठती हैं, इसीलिए विषुवत वृत्त पे हमेशा लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये थर्मल लो प्रेशर है, यानी गर्मी की वजह से यहाँ की हवाएँ ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जाने के बाद में हवाएँ दोनों तरफ मुड़ जाती हैं और जहाँ पर आके उतरती हैं वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है और ये लोकेशन आपकी पड़ती हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे, यानी ये आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे हवाएं जा कर के उतरती हैं। तो जहाँ पे हवाएं उतरेंगी वहाँ पे जनरेट होगा हाई प्रेशर, उच्च दाब। और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री साउथ से लेकर के 35 डिग्री साउथ अक्षांश तक जो है ये हवाएं यहाँ पर उतरती हैं। तो यहाँ भी
हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। इसको डिटेल में पूरी क्लास हम कर चुके हैं, तो वहाँ आप डिटेल में इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद में एक और लो प्रेशर लाइन होती है जो डायनेमिक होती है, गत्यात्मक होती है, यानी पृथ्वी घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूमने की वजह से हवाएं फेंकी जाती हैं बाहर की तरफ से, और ये जो लोकेशन पड़ेगी वो 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरह दूसरे गोलार्ध में भी 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री साउथ के बीच में फिर से जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर यहाँ पर जो है वो किस वजह से है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हवाएं बाहर की तरफ जो है फेंकी जाती हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर का कारण है डायनेमिक यानी गत्यात्मक, और जो विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है वो थर्मल है यानी गर्मी की वजह से है। तो आपने देखा कि यहाँ से हवाएं उठी और ये 30-35 पे जाके दोनों तरफ उतरी, ये इस तरह से। अब यहाँ लो प्रेशर जहाँ जनरेट हो रहा है तो यहाँ से भी हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और जाहिर सी बात है दोनों तरफ मुड़ती हैं। तो एक तो ध्रुव पे जाके उतरती हैं और दूसरा वहीं 30-35 पे जाके उतरती हैं। यहाँ से भी हवाएं, एक इसका भाग यहाँ ध्रुव पे आ जाता है और दूसरा जो है उठ करके वही 30-35 पे आ जाता है। तो इस तरीके से ध्रुव पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी हवाएं उतर रही हैं। तो ये प्रेशर बेल्ट्स पृथ्वी पे जनरेट होती हैं। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये वायु दाब की पेटियां हैं जिनके विषय में डिटेल क्लास हमने की है, उसे फिर से रिवाइज कीजिएगा। इस चीज़ को अगर आप समझ लिए होंगे तो एक चीज़ और पीछे आप पढ़ भी चुके हैं, उसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता। एक शब्द आप शुरू से सुन रहे होंगे, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट में जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से हवाएं लो प्रेशर की तरफ मूव होती हैं, यानी कि पवन चलने लगती है। जब हवाएं चलने लगती हैं क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब धरातल के समानांतर, तब उसे हम विंड्स कहते हैं। और ये विंड्स का प्रवाह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। दबाव में अंतर होना ज़रूरी है, तभी दबाव के अंतर की वजह से दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, यानी कि दोनों स्थानों के बीच में जितना ज़्यादा दाब में, वायु दाब में अंतर होगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा और विंड्स की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। ये चीज़ हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि चक्रवात में आप यही चीज़ देखोगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहुत तेज़ी से गति करती हैं, बहुत तेज़ी से। तो वो निर्भर करता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में दाब का कितना डिफरेंस है। वही डिफरेंस दाब प्रवणता कहलाता है, प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। तो ज़रा देखें, ये हाई प्रेशर की लाइन से लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव करने लगेंगी। इस तरीके से हवाएं मूव करेंगी। यहाँ भी हाई प्रेशर है तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव करेंगी इस तरह से। अब इस हाई प्रेशर से इधर भी दोनों तरफ हवाएं जाएंगी तो आप देखोगे कि यहाँ भी लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव कर रही हैं। इस तरीके से विंड्स जनरेट हो रही हैं और ऊपर जो ध्रुव पे हाई प्रेशर है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आएंगी। हमेशा हाई प्रेशर की बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ हवाओं का मूवमेंट होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने सभी लाइनें जो हैं वो तिरछा बनाई हैं हवाओं को दिशा देने के लिए। हालांकि आपको लग सकता है कि ये लाइन इस तरह से होनी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये तिरछा इसलिए मैंने बनाई है, उसका एक कारण है। जब आप पीछे के चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो उस कारण को आप डिटेल में समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हवाएं चलते वक्त जो है अपनी दिशा मोड़ लेती हैं यानी घूम जाती हैं। तो वो फेरल का नियम भी हमने आपको पढ़ाया है, कोरियालिस फोर्स के विषय में बताया है। दो चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी होती हैं, एक है कोरियालिस बल, कोरियालिस बल, कोरियालिस फोर्स।
कोरियलिस बल के कारण क्या होता है, हवाएं जो हैं वो अपनी दिशा परिवर्तित कर देती हैं, यानी उनमें विचलन हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। अब इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स वाले चैप्टर और विंड्स के चैप्टर में इसको हम डिटेल में समझ चुके हैं। तो इस कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में, ये ऊपर का जो 0 से ऊपर का है ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे जब भी पवन चलेगी तो वो अपने चलने की दिशा के जो है दाहिनी तरफ, उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो हैं वो अपने दाएं हाथ मुड़ जाती हैं। तो आप कोई भी विंड्स देखिए, ये इधर को चलना चाहिए था लेकिन ये अपने दाहिनी तरफ, ये दाहिनी तरफ मुड़ गई है, और ये विंड्स ऐसे आनी चाहिए थी लेकिन ये भी दाहिनी तरफ मुड़ गई है। विंड्स चलने की दिशा से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं तरफ विचलित हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हवा इधर जा रही है और बाएं हाथ मुड़ गई है। इसी तरीके से इधर जा रही थी तो बाईं तरफ मुड़ गई है। हवा की जिधर दिशा है उस हिसाब से आप बाएं और दाएं देखिएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हवाओं की दिशा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इन हवाओं को कुछ नाम दिए गए हैं, वो भी आपको जानना है। ये सनातनीय पवनें कहलाती हैं, यानी फर्स्ट टाइप। ये परमानेंट पूरे प्लेनेट पे चलती हैं, इसीलिए इनको प्लेनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। ये जो 0 से लेकर 30 और इधर 30, ये जो विंड्स चल रही हैं इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। यानी कि ये जो आपकी हैं ये हैं व्यापारिक पवनें, ये और ये हैं व्यापारिक पवनें। कोई कमेंट करके मुझे बताए कि इनको ट्रेड विंड्स क्यों कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है। ट्रेड्स विंड्स, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? दोनों ही गोलार्ध में चलती हैं, विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं, और ये 30-35 दक्षिणी और उत्तरी अक्षांशों से आती हैं। और कहाँ पे ये आकर के आपस में टकराती हैं? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा के निकट। आगे भी हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, वो देखिएगा। इसके बाद में ये जो पवनें हैं ये कहलाती हैं पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। इनको कहते हैं पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज, वेस्ट दिशा से आती हैं इसलिए इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है। पछुआ पवनें भी दोनों गोलार्ध में आपको देखने को मिलेंगी। ये 30-35 अक्षांशों के पास से चलती हैं और किधर की तरफ चलती हैं? 60-65 की तरफ। दोनों ही गोलार्ध में आप देख रहे हैं पछुआ पवनें आपको दिखाई पड़ेंगी। पछुआ यानी वेस्ट से आने वाली पछुआ पवनें, इधर वेस्ट होता है ना, इधर ईस्ट होता है। तो देखिए ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं। यहाँ भी देखिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है जा रही हैं, तो इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है, पछुआ पवनें। इसके बाद ध्रुव से जो 60-65 अक्षांश की तरफ पवनें आती हैं दोनों ही गोलार्ध में, इनको कहा जाता है ध्रुवीय पवनें। इनको पूर्वा पवनें भी कहा जाता है, ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स, पोलर विंड्स। ये भी दोनों गोलार्ध में आपको मिलेंगी, पोलर विंड्स। ये इनको समझाने का कारण ये है कि जब आप हवाओं के चलने का रीज़न समझते हैं तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से ग्लोब पे परमानेंट रूप से कुछ हवाएं चलती रहती हैं, जिनके विषय में आपसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, एक तो आपने विंड्स देख लिया। अब हम मौसमी पवनों में जो हम पढ़ेंगे चक्रवात। चक्रवात किस प्रकार से जनरेट होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं और कहाँ जनरेट होते हैं, एक हम और यहाँ पे फिगर ड्रा करेंगे, उसको भी आप समझें। सारी चीज़ को समझते हुए चलेंगे, इसी में से आपके बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत से प्रश्न आपके इन्हीं 2 डायग्राम से बन जाएंगे। ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है। ये हो गया 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। 0 डिग्री के बाद में आपको एक लाइन हमने बना ली 30 से 35। ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ है और इधर जो है 30 से 35 डिग्री साउथ। इसके बाद में 60 से 65 डिग्री साउथ, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ।
और फिर साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। यहाँ पर अगर हम सूर्य को मेजर करें कि कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा प्रकाश आता है, तो जब तापमान चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि ये जो एरिया है, जो आमतौर से आप कह सकते हो कर्क से मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा 23.5 होती है और 23.5 डिग्री, और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री साउथ पे होती है। लेकिन एग्जैक्ट अगर देखें तो चूंकि दाब पेटियाँ ऊपर नीचे खिसकती रहती हैं, सूर्य कभी उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, इस वजह से तो इसको हम 30-35 से लेकर के 30-35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30-35 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा तापमान प्राप्त करता है। इसीलिए ये ट्रॉपिकल बेल्ट कही जाती है, यानी उष्ण है, गर्म है। तो ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल बेल्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप इसे कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय पेटी भी कहते हैं, कई नाम हैं इसके। कहने का मतलब है ये क्षेत्र गर्म है, उष्ण है, और इसके बाद में 30-35 से लेकर के 60-65 के बीच का जो क्षेत्र होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, मीडियम होता है, बीच का होता है। तो इस एरिया को, जो कि आपका ये बनता है दोनों गोलार्ध में, इसको कहा जाता है टेम्परेट रीजन। उपोष्ण भी कहते हैं, शीतोष्ण भी कहते हैं। तो ये आपका है टेम्परेट, दोनों ही गोलार्ध में आपका टेम्परेट बेल्ट है, इधर भी और इधर भी। हिंदी में इसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण का मिश्रण है ये। और इसके बाद में तो ध्रुवीय क्षेत्र हैं। इसके बाद में जो आपका एरिया ये वाला बसता है दोनों ही गोलार्ध में, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र। इसको बेल्ट नहीं कहा जाता है क्योंकि ये बेल्ट नहीं है, ये क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र। तो इस तरह से ग्लोब पे आप टेम्परेचर के हिसाब से कई बेल्ट देखते हैं। इसको भूगोलवेत्ता और भी कई चरणों में बांटते हैं, यानी इनमें भी कई कैटेगरी कर देते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया आपको ये होता है कि ये ट्रॉपिकल बेल्ट है और ये टेम्परेट बेल्ट है। चक्रवात जो होते हैं वो गोलार्ध में, दोनों ही गोलार्ध में पाए जाते हैं, यानी उत्तरी और दक्षिणी। इनकी सिचुएशन के हिसाब से चक्रवातों के कई प्रकार होते हैं, 2 प्रकार खास करके हैं। जो अगर ये ट्रॉपिकल एरिया में चक्रवात आ रहा है तो उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, और अगर वो चक्रवात टेम्परेट रीजन में आ रहा है तो उसे हम शीतोष्ण चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। जब आगे हम वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपके काम आएगी। यानी कि चक्रवात कहाँ कहाँ पे आते हैं। एक चक्रवात जो है वो आपके टेम्परेट बेल्ट में आते हैं, यानी कि ये चक्रवात आपके यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकता है। अब हमने इनके घूमने की दिशा अलग अलग बनाई है, तो आप भी अलग अलग बनाइएगा। जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आता है उसके घूमने की दिशा हमने एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में बनाई है, और में दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात हमने दिखाया है वो क्लॉकवाइज बनाया है। तो इसको आप ऐसे ही बनाइएगा। इसी तरीके से जो यहाँ चक्रवात हैं और यहाँ चक्रवात जो आएंगे तो ये टेम्परेट साइक्लोन कहे जाते हैं। आप हमें इस फिगर को देख के क्या बता सकते हैं कि इंडिया में किस प्रकार का चक्रवात आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। और ये जो शीतोष्ण चक्रवात हैं यानी कि टेम्परेट साइक्लोन हैं, ये भारत में नहीं आते हैं। कभी कभी दिल्ली वगैरह में ये वेस्टर्लीज का डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलता है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो एक प्रकार से टेम्परेट साइक्लोन का ही रूप होता है। तो ये टेम्परेट हो गए दोनों और ये हो गए ट्रॉपिकल। तो ये आपने प्रेशर बेल्ट्स को समझा, पवनें कैसे चलती हैं, और ये कुछ हमने आपको चक्रवात की लोकेशंस बताई। चलिए अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय पवनों के विषय में। हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि चक्रवात किसको कहते हैं। हमने 2 फिगर में जो आपको समझाया है ये इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के घूमने की दिशा क्या होती है, या दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, भारत में किस प्रकार के चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे।
और एक चीज़ और देखेंगे कि चक्रवात बिल्कुल विषुवत रेखा पर कभी भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि चक्रवात बनने के लिए जो है कोरियालिस बल, कोरियालिस फोर्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ विषुवत रेखा पे कोरियालिस फोर्स जो है वो नहीं होता है। तो आइए देखते हैं चक्रवात क्या है। ये दोनों फिगर इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप बनाएं। चक्रवात को हम समझेंगे, फिर हम डिटेल में इस पे आगे क्लासेस करेंगे। सबसे पहले हम चक्रवात किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं। जो हमने प्लेनेटरी विंड्स बताई हैं, यानी जो परमानेंट विंड्स बताई हैं, जो सनातनी पवनें हैं, उनकी दिशा आपने देखी और वो अपनी दिशा से क्यों मुड़ जाती हैं, उसको समझने के लिए आप हमारी पिछली क्लास को देख लीजिए, जिसमें प्रेशर बेल्ट्स और विंड्स के विषय में हमने बताया है। तो वहाँ पे हमने डिटेल में आपको समझाया था कि पवनें किस प्रकार से मुड़ती हैं। अब हम चक्रवात को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री वाली लाइन है, विषुवत रेखा है। अब हम पूरा ग्लोब नहीं बनाएंगे। तो विषुवत रेखा के नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। अब हम चक्रवात की परिभाषा पहले समझते हैं। चक्रवात किसको कहते हैं? चक्रवात जो है वो पवनों का एक चक्रीय रूप है, यानी कि पवनें यहाँ पर सीधे न चल करके गोल गोल चक्कर लगाते हुए चलती हैं। जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसका पूरा रीजन और डिटेल में आपको बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझें कि चक्रवात किसे कहते हैं। 2 पॉइंट आप लिखें, चक्रवात, साइक्लोन। साइक्लोन में जो पवनें हैं वो चक्रीय रूप से चलती हैं, और पवन हमने अभी आपको बताया हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? पवनों का ऐसा चक्र, इसी तरीके से आप लिख लें, बहुत इजी रहेगा। पवनों का ऐसा चक्र जिसमें बीच में लो प्रेशर, एलपी लिख रहा हूं मैं, लो प्रेशर होता है, एवं बाहर हाई प्रेशर होता है। यानी कि जब भी चक्रवात बनेगा तो कहीं पर लो प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा। लो प्रेशर क्यों जनरेट होगा, किस कारण से जनरेट होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी किसी स्थान पे लो प्रेशर जनरेट होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा होगा, जिससे वहाँ की हवा ऊपर की तरफ गई होगी, जिससे लो प्रेशर बन गया होगा। अब इस लो प्रेशर के चारों तरफ जो है अलग अलग प्रेशर की रेखाएं होंगी। यानी कि अगर हम बीच में मान लें कि लो प्रेशर है तो कितना लो है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 960 मिलीबार प्रेशर है बीच में। तो आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं पे 970 है, फिर 990 है, और फिर बाहर मान लेते हैं कि 1010 मिलीबार तक प्रेशर है, MB। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बाहर जो है हाई प्रेशर है और अंदर लो प्रेशर है। बस चक्रवात बन जाएगा। कभी भी पवनें अगर गोल चक्र के रूप में चलने लगती हैं, जिसमें बीच में सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ जैसे जैसे आप आते हैं हाई प्रेशर आपको मिलता जाता है। यहाँ पर आप देखें 960 से लेकर के जो है 1010 तक है। तो इसमें कितना 50, लगभग 40 से 50 मिलीबार का अंतर है, और यही दाब प्रवणता है, प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी दाब में अंतर है। तो जब सेंटर में लो प्रेशर होगा और बाहर में हाई प्रेशर होगा तो विंड्स कैसे चलेंगी? विंड्स जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, और ये घूमती हुई चलेंगी, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और उस वजह से जो है कोरियालिस फोर्स काम करता है और हवाएं विचलित होती हैं। तो हवाएं सीधे न चल करके गोल चक्र रूप में चलने लगती हैं। किस प्रकार से? यहाँ से हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर वाली बेल्ट से
इस तरह से, फिर और आगे इस तरह से, और इस तरह से मुड़ती जाएंगी। हम किस गोलार्ध में हैं? अभी हमने आपको बताया था हम उत्तरी गोलार्ध में होंगे, तो हवाएं किधर की तरफ मुड़ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, मुड़ रही हैं। इस वजह से ये इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा। ये हवाएं इस तरह से आती जाएंगी और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में चलना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ जो है गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेंगी हवाएं। इसमें हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ चलती हैं और ये चक्रवात जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उत्तरी गोलार्ध में है तो किस तरफ घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। पवनों का ऐसा चक्र जिसमें बीच में लो प्रेशर होता है एवं बाहर हाई प्रेशर होता है, और इसमें बाहर से केंद्र की तरफ पवनें चलती हैं एवं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत घूमती हैं। ये चीज़ है। जब भी चक्रवात में पवनें चलेंगी तो किधर को घूमेंगी, ये निर्भर करेगा कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो पवनें जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं। देखिए सारी पवनें अंदर की तरफ आई और जब ऐसे इस तरह से आती जाएंगी तो ये पवन ऐसे इस तरीके से, ये चक्रवात जो है इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा। इस तरह से पवनें घूमते हुए ऊपर की तरफ जाएंगी। पूरा मैकेनिज्म, पूरे रीजन और इसको डिटेल में हम करेंगे अगली क्लास में, तो इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं। सिर्फ आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये सीधा सा प्रश्न बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है वो किस दिशा में घूमता है। चक्रवात के संदर्भ में दो प्रकार के प्रश्न हैं। चक्रवात घूमता भी है और अपनी जगह से आगे बढ़ता भी है, चलता भी है। तो चलने की दिशा अलग होती है, घूमने की दिशा अलग होती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि चक्रवात की पवनें किस दिशा में घूमती हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। चक्रवात किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अलग अलग चक्रवात अलग अलग दिशा में चलते हैं। तो ये हो गया चक्रवात की परिभाषा। अब यही चक्रवात अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो क्या होगा? चक्रवात बिल्कुल वैसे ही बनेगा। बीच में लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर के चारों तरफ रिंग्स बनेंगी जो हाई प्रेशर की होंगी, यानी यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। बिल्कुल वही सेम सिचुएशन है, सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से अब की बार कोरियालिस बल के कारण इसमें पवनों के घूमने की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ पे जो पवनें हैं वो इस तरह से घूमेंगी। तो यहाँ पर जो पवनों के घूमने की दिशा है वो आप देखेंगे क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस तरीके से ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरीके से घूमती हुई पवनें ऊपर की तरफ चलेंगी। तो बाहर से हवाएं केंद्र की तरफ आती हैं और फिर वो गोल गोल घूमने लगती हैं। घूमने की दिशा गोलार्ध पे निर्भर करती है। उत्तरी गोलार्ध में है तो एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में है तो क्लॉकवाइज घूमती हैं। ये दोनों ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये देखिए, ये साइक्लोन के विषय में हमने आपको बताया। अब एंटी साइक्लोन भी हमने रख रखा है यहाँ पे नाम। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपको समझाया कि अगर वो ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और अगर वो टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण क्षेत्र में आ रहा है तो वो टेम्परेट साइक्लोन है। अब दूसरा है एंटी साइक्लोन। इस पे हम डिटेल क्लास करेंगे नेक्स्ट में। अब एंटी साइक्लोन क्या है? एंटी साइक्लोन जो होता है वो साइक्लोन के जस्ट विपरीत होता है। तो यहाँ विपरीत का मतलब है कि जो एंटी साइक्लोन होगा उसमें हाई प्रेशर बीच में होगा और बाहर की तरफ जब जाएंगे तो
लो प्रेशर होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इस तरीके से यहाँ जो है लो प्रेशर होगा, बाहर की तरफ लो प्रेशर होगा, केंद्र में हाई प्रेशर होगा। तो अब यहाँ पर हवाएं किस दिशा में चलेंगी? हवाएं सेंटर से बाहर की तरफ चलेंगी। इसको ऐसे ही आप लिखिएगा कि एंटी साइक्लोन में सेंटर में बीच में हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे हवा ऊपर से उतर रही होती है, इस वजह से सेंटर से हवाएं बाहर की तरफ भागती हैं, पवनें चलती हैं लो प्रेशर की तरफ। इसमें जस्ट उल्टा आप देख रहे थे, तो इसमें क्या होगा, हवाएं जो हैं वो सेंटर से परिधि की तरफ चलेंगी। किस तरीके से चलेंगी? देखिए, इस तरीके से हवाएं बाहर की तरफ भागेंगी और घूमने का नियम जो है वो फेरल के नियमानुसार ही होगा, जो हमने आपको पहले बता रखा है। इस तरीके से हवाएं जो हैं बाहर की तरफ चलती हैं। तो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंटी साइक्लोन के विषय में पहली लाइन आप लिखिए कि एंटी साइक्लोन भी हवाओं का ऐसा चक्र है, पवनों का ऐसा चक्र है, जिस तरह इधर लिखा है उसी को आप फिर से लिखें कि एंटी साइक्लोन पवनों का ऐसा चक्र है जिसमें बीच में हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे आप हाई प्रेशर लिख लें, एवं बाहर की तरफ लो प्रेशर होता जाता है। इस वजह से क्या होता है, इसमें बाहर से केंद्र की तरफ चल रही थी, उसमें आप लिखोगे कि केंद्र से परिधि की तरफ यानी बाहर की तरफ पवनें चलती हैं और पृथ्वी के घूर्णन होगा, इसलिए यहाँ भी हवाएं नियमानुसार मुड़ेंगी, जो हमने भी आपको बताया है। अब इन दोनों में एक डिफरेंस और होता है। चक्रवात जब भी आता है तो बारिश होती है, बहुत बारिश होगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से भी हम वर्षा को देखेंगे और जो टेम्परेट साइक्लोन हम देखेंगे उसकी वजह से भी वर्षा होती है। टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी बहुत अंतर होते हैं, उसको आगे हम पढ़ेंगे। जो एंटी साइक्लोन होते हैं, एंटी साइक्लोन से मौसम साफ़ हो जाता है, बारिश नहीं होती है, खुला आकाश, मौसम साफ़ हो जाता है, बादल छट जाते हैं, यानी कि एक स्वच्छ और शांत मौसम जनरेट होता है जब एंटी साइक्लोन आता है। और साइक्लोन की वजह से मौसमी घटनाएं होती हैं, बिजली चमकना, गड़गड़ाना, बारिश होना, इस तरह की घटनाएं आपको साइक्लोन में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप आशा है समझ गए होंगे चक्रवात किसे कहते हैं और प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। दोनों में कुछ फीचर्स की तुलना अगर करें तो चक्रवात जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में भी आते हैं और टेम्परेट रीजन्स में भी आते हैं, लेकिन जो एंटी साइक्लोन हैं वो आपको मैक्सिमम जो है वो टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेंगे। विषुवत रेखा के आसपास यानी ट्रॉपिकल रीजन में एंटी साइक्लोन बहुत कम देखने को मिलते हैं, नगण्य रूप में देखने को मिलते हैं। जब भी साइक्लोन आते हैं तो वर्षा होती है, उससे बारिश होती है, लेकिन एंटी साइक्लोन में मौसम साफ़ हो जाता है, हवाएं धीमी हो जाती हैं, बारिश नहीं होती है। और यहाँ पर हवाओं की दिशा की बात करें तो जो साइक्लोन होता है उसमें सेंटर में लो प्रेशर होने की वजह से बाहर से सेंटर की तरफ हवाएं आती हैं और फिर चक्री क्रम में घूमती हुई ऊपर की तरफ उठती हैं, जिससे कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी, जो कि आप पढ़ चुके हैं। लेकिन एंटी साइक्लोन में सेंटर में हाई प्रेशर होने की वजह से सेंटर से बाहर की तरफ यानी परिधि की तरफ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है, क्योंकि सेंटर में हवाएं उतर रही होती हैं और उतरती हुई हवाएं जो है वो गर्म होती है, ठंडी नहीं होती, इस वजह से कंडेंसेशन नहीं होता है। तो ये हमारा है साइक्लोन। इधर जो हमने बनाया है वो साइक्लोन के लिए है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में, और ये है एंटी साइक्लोन के लिए। तो इतनी चीज़ें आपने आशा है समझ ली होंगी। अब साइक्लोन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, उस चीज़ को समझें, फिर दोनों चीज़ के विषय में हम डिटेल में क्लास करेंगे। देखिए, जो चक्रवात हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, हिंदी में कहेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी हमने आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ आएंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो
आपका जो ग्लोब है उसमें विषुवत रेखा से लेकर के 30 से 35 डिग्री के बीच में जो एरिया बनता है वो ट्रॉपिकल रीजन है। उसी रीजन में इस प्रकार के साइक्लोन आते हैं। भारत में अगर देखोगे तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन या अरब सागर से उठने वाले साइक्लोन किस प्रकार के होंगे? वो टेम्परेट नहीं होंगे बल्कि ट्रॉपिकल होंगे, क्योंकि ये इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो है टेम्परेट यानी शीतोष्ण। शीत और उष्ण का मिश्रण है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अंग्रेजी में इसे कहेंगे टेम्परेट साइक्लोन। ग्लोब पे आकर देखें तो टेम्परेट साइक्लोन कहाँ होंगे? वो 30-35 से लेकर के 60-65 के मध्य ये जो एरिया पड़ता है, इस एरिया में आपके ये वाले साइक्लोन पड़ेंगे और इस एरिया में ये। तो दोनों ही प्रकार के साइक्लोन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में चक्रवात कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, अमेरिका में जो है हरिकेन कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, फिलीपींस में या दक्षिण चीन सागर में टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे इसके नाम हैं और इनको अलग अलग चक्रवातों को अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, नॉमेनक्लेचर होता है इनका। तो इन सब डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो साइक्लोन को हम पढ़ेंगे और सबसे पहले एक चैप्टर हम करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी, और दूसरा करेंगे शीतोष्ण। 2 चैप्टर में हम साइक्लोन को पूरी तरीके से डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगली एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।